अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम एवोगाड्रोस लॉ से स्टार्ट करेंगे, इससे ऑनवर्ड चलेंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, जो इस पार्ट में डिस्कस करना है वह है व्हाट इज एवोगाड्रोस लॉ। व्हाट इज एवोगाड्रोस लॉ? एवोगाड्रोस लॉ, ये एवोगाड्रोस लॉ है क्या? एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट अगर देखी जाए तो दो तरीकों से की जाती है। एक सिंपल सी है, वो ये कहता है कि जो सिंपल सी स्टेटमेंट पहले वो बता देता हूं, वो ये है कि वॉल्यूम जो गैस का होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। इससे क्या मुराद है कि जितनी मिकदार गैस की ज्यादा लेंगे वॉल्यूम भी उतना ज्यादा होगा। इस इक्वेशन का मतलब ये है। लेकिन आपकी बुक वाला इस स्टेटमेंट को यूज नहीं कर रहा। आपकी बुक वाला स्टेटमेंट ये वाला यूज कर रहा है, कहता है अगर हम इक्वल वॉल्यूम लें, मतलब इक्वल वॉल्यूम से क्या मुराद है, मैंने एक सिलेंडर लिया इतना बड़ा, दूसरा सिलेंडर मैंने इतना बड़ा ही ले लिया। कहते इसमें दो मुख्तलिफ गैसों को फिल करो। सपोज करो मैं इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल कर देता हूं और इसमें ऑक्सीजन गैस को फिल कर देता हूं। ठीक हो गया। अब यहां पे मैंने दो मुख्तलिफ गैसें फिल की, यहां पे हाइड्रोजन गैस को फिल किया और यहां पे मैंने ऑक्सीजन गैस को फिल किया। अब एवोगाड्रोस लॉ ये कहता है कि बेशक मुख्तलिफ गैसें आप फिल कर रहे हो, अगर इक्वल वॉल्यूम है तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो हमेशा सेम होंगे। मसलन इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल आए तो इसके अंदर भी 4 ही मॉलिक्यूल आएंगे। हालांकि हमारी सोच ये कहती है कि इसका साइज जो ऑक्सीजन गैस है इसका साइज बड़ा है, ज्यादा मॉलिक्यूल आने चाहिए, लेकिन ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं आते 4 ही हैं। क्योंकि गैसेस फॉर्म में एक गैस के मॉलिक्यूल के और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से साइज बड़ा होना या छोटे होने से वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं पड़ता। और यही सिंपल सी स्टेटमेंट थी हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ की, क्या कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases, अगर हम जितनी भी गैस हैं उनके अगर इक्वल वॉल्यूम लिया जाए एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर भी सेम रखा जाए जो मुख्तलिफ गैसें ले, एंड प्रेशर, और प्रेशर भी सेम रखा जाए एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंटेन ये रखेंगे, contain equal number of molecules, equal number of molecules, तो इनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। तो ये था जी हमारे पास सिंपल सी स्टेटमेंट एवोगाड्रोस लॉ की। अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से एग्जांपल दे सकता हूँ। एग्जांपल की हेडिंग देके मैं एवोगाड्रोस लॉ की एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं मोल लूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इसके 1 मोल की अगर मैस की बात करूं तो मैस बहुत कम होता है और वो मैस होता है 2.016 ग्राम, और ये बराबर होगा, ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा मोलर वॉल्यूम। 1 मोल जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। और इसमें आएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब आप कोई भी गैस लो, सिंपल सी बात मैं कहूंगा, कोई भी अगर गैस लेते हैं और उसका 1 मोल लो, कितना लो, 1 मोल लो, तो उसमें हमेशा इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और उसका वॉल्यूम हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। उसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। ये सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। तो ये था जी हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ। अब इसके बाद एक और भी लॉ है, उसकी भी स्टेटमेंट पास्ट पेपर में काफी दफा आ चुकी है, और वो लॉ क्या है, मैं यहां पे पहले उसका क्वेश्चन लिख देता हूं, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कहेगा स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर and give its mathematical form, and give its
मैथमेटिकल फॉर्म आप डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट लिख दो और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दे दो। तो पहले मैं इसकी स्टेटमेंट को समझाऊंगा, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। मैं सपोज करता हूँ मैंने कुछ गैसें ली, मैं यहाँ पे ये एक गैस होगी इस सिलेंडर के अंदर, ये बी टाइप की गैस होगी दूसरे सिलेंडर के अंदर, ये तीसरी तरह की गैस है। मैं सपोज कर रहा हूँ 3 तरह की गैसें ले ली। ये है हाइड्रोजन गैस, सपोज कर रहा हूँ, ये है ऑक्सीजन गैस और ये है मीथेन गैस। सही है। अब जब आप गैस को किसी भी सिलेंडर में फिल करते हो तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। जैसे टायर के अंदर गैस को फिल किया जाता है तो उसके लिए एक मशीन से होती है, उसके साथ लगा के चेक कर दे कितना प्रेशर है टायर के अंदर गैस का। मैं सपोज करता हूँ इस गैस का प्रेशर है 100 टॉर, इसका है 200 टॉर और इसका 500 टॉर, सपोज कर रहा हूँ। सही है। मैंने इन तीनों गैसों को लिया और इतना ही सिलेंडर दोबारा फिर लिया और तीनों गैसों के सिलेंडर में भर दिया। तीनों गैसों को, इस गैस को भी लेके सिलेंडर में डाला, इस गैस को भी लेके सिलेंडर में डाला और इस गैस को भी लेके सिलेंडर में मैंने भर दिया। अब सवाल यह है कि तीनों गैसों को इस सिलेंडर में भरने के बाद प्रेशर यहां पे कितना होगा। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन लाया। डाल्टन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, उसमें अगर टोटल हमने मुख्तलिफ गैसों को मिक्स किया हुआ है और टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं। देखो याद रखिए, इस गैस के, अकेली गैस के प्रेशर के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, अकेली गैस का प्रेशर, और ये भी होगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर, ये भी पार्शियल प्रेशर। मतलब पार्शियल प्रेशर को हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ गया। इस बंदे ने सिंपल सी बात कही, कहते देखो अकेली गैस का जो प्रेशर है ना 100 टॉर, 200 टॉर, 500 टॉर, इन तीनों गैसों को आपने जमा कर दिया यहां पे एक ही सिलेंडर में। आप इनके पार्शियल प्रेशर को जमा कर दो। क्या करो, इनके पार्शियल प्रेशर को जमा कर दो। जब इनके पार्शियल प्रेशर को जमा करोगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये इस बंदे की स्टेटमेंट थी कि अगर पार्शियल प्रेशर गैसेस के जमा करोगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। और यही बात हम यहां पे इसकी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ, ये इसकी स्टेटमेंट है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सर्टेड का मतलब लगाना, एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ, बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग, मतलब वो गैसें आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ये यहां पे कंडीशन, नॉन रिएक्टिंग गैसेज, नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज इक्वल टू द, ये बराबर होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के सम के ऑफ ऑल द गैसेज, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेज प्रेजेंट इन मिक्सचर, प्रेजेंट इन मिक्सचर। जो मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसें मौजूद हैं उन सारी गैसों के पार्शियल प्रेशर को जमा करोगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल प्रेशर। अब इसके अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म की बात करता हूं, मैथमेटिकल फॉर्म, अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूं तो हमारे पास पी टोटल अगर निकालना चाहते हैं तो जितनी भी गैसें हैं, P1 गैस 1 का प्रेशर प्लस P2 गैस 2 का प्रेशर प्लस P3 एंड सो ऑन। अगर आपके पास 4 गैस है, 5 गैस हैं, अब जितनी भी गैसें हैं इनके पार्शियल प्रेशर को जमा कर दोगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें आगे कुछ 2 को ये ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। अगर आपको इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आता और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो, थ्योरी के लिए हो चैप्टर, तो वहां पे आपसे कहेगा स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशंस। सही है। हम कम से कम 2 एप्लीकेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन 2 एप्लीकेशंस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो इसको जल्दी से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब इसको करूंगा रेज, हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना नेक्स्ट, डाल्टन्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुतालिक, ये मुख्तलिफ तरीके से और पूछे जा सकते हैं। मतलब अब देखना ये 3 तरीके से मैं क्वेश्चन लिखूंगा। पहले नंबर पर तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, सही है। वो कहेगा एक्सप्लेन, वजाहत करें, एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की कुछ 2 एप्लीकेशन की वजाहत करें। ठीक होगा, पहले नंबर पर सवाल आ सकता है ये वाला। और इसके अलावा एक और भी सवाल है जो कि आंसर सेम बनेगा। वो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और या फिर ये वाला सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओबेज, ये मानता है जो हम सांस ले रहे हैं ये किस चीज को माना, ओबेज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ओबे करेगा। आप इस चीज की वजाहत करिए। 2 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम रहेगा, सही है। लेकिन ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर अभी आधा रहेगा, ठीक है। अब पहले नंबर पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डाल्टन्स लॉ किस तरह रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। देखो हमारे जो लंग्स है ना, लंग्स के अंदर जाके हवा का एक्सचेंज होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे रेस्पिरेशन में देखना है, रेस्पिरेशन सांस लेने के हम लोग कहते हैं कि किस तरह यहाँ पे रेस्पिरेशन में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व हो रहा है। अब होता यह है कि गैस की एक आदत है, गैस हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये हमारे पास लंग्स है, ये हमारे पास सपोज करो एक लंग्स है, ठीक है। तो अब इसमें हवा आई बाहर से ना, सांस लिया, इसके अंदर हवा आ गई, ऑक्सीजन आ गई। अब जो लंग्स होती है, हवा होती है, जो लंग्स के अंदर हवा आ रही होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 159 टॉर, और यहां से हवा निकल के हमारे ब्लड में जानी है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 116 टॉर। अब और करो कि हमारे लंग्स के अंदर या हवा के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार या फिर प्रेशर जो है वो ज्यादा है हमारे ब्लड की निस्बत। तो हमारे पास क्या होता है, जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आती है वो यहां से निकल के कहां पे चली जाती है, ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाती है, ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाती है, सही है। और ये है जी रेस्पिरेशन का तरीकाकार। अब यही बातें मैंने यहां पे सिंपल वर्डिंग में लिखूंगा, क्या है जी, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इन्वॉल्व, ह्यूमन या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख लो, ये दोनों बात सही है। इन्वॉल्व डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, या फॉलो डाल्टन्स लॉ ऑफ, या ओबे कर लो, जो ऊपर बात कही वही कर लेते हैं, ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ओबे करता है। होता क्या है कि हमारे जो हवा होती है, जो एयर है, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन का प्रेशर है 159 टॉर। द प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर, अकेली गैस का जो प्रेशर है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, हवा के अंदर इज 159 टॉर, एंड partial pressure of oxygen, partial pressure of oxygen in blood, blood के अंदर जो partial pressure of oxygen होता है वो है is 116 टॉर। तो होता क्या है कि ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है। सो इसीलिए ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज from
हायर प्रेशर टू हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ले जी। और इसी तरह हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका पार्शियल प्रेशर लंग्स के अंदर कम होता है और बाहर ज्यादा होता है ब्लड में, तो यहां से यहां की तरफ यानी लंग्स से जाकर आपके जिस्म में से बाहर निकल जाती है। सही है। तो सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज आउटसाइड द बॉडी, ये जिस्म से बाहर की तरफ डिफ्यूज कर जाती है। ले जी, ये पहली हमारे पास एप्लीकेशन जो कि पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। अगर आपको ये ब्लू कलर से जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप सेम ये वाली एप्लीकेशन लिखोगे। अच्छा, अब इसके बाद एक और भी क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। वाई रेगुलर एयर कैन नॉट बी यूज इन डाइवर्स टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, वाई रेगुलर एयर cannot be used in diverse tank के हमारे पास जो रेगुलर एयर है जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, जो हवा में ऑक्सीजन है, इसको हम डाइवर्स टैंक में जो समंदर में गोता वगैरह लगाते हैं ये यूज नहीं कर सकते। आप इसकी रीजन बता दें कि इसकी रीजन क्या है। ठीक है, तो इसके रीजन क्या है, क्यों नहीं यूज कर सकते, जरा गौर कीजिएगा। देखिए, हमारे हवा का जो नॉर्मल प्रेशर जो हमारे जिस्म पे लग रहा है वो है 1 atm। अगर सपोज करो ये हमारे पास समंदर है और समंदर के नीचे को बंदा चला जाता है, सही, ये समंदर के नीचे को बंदा चला गया यहाँ पे, तो होता क्या है कि समंदर के नीचे जाने पर इसके जिस्म पर, इस बंदे के जिस्म पर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब इसके जिस्म पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो इसको बाहर से जो ऑक्सीजन अंदर की तरफ पुश अप होनी थी वो 1 atm वाली नहीं हो सकती, क्योंकि पानी इसके जिस्म को दबा रहा है, पानी इसके जिस्म को, और नॉर्मल प्रेशर वाली ऑक्सीजन अंदर आएगी नहीं। तो हमें क्या चाहिए कि जो आप इस बंदे ने पीछे सिलेंडर वगैरह बांधा होगा उसके अंदर प्रेशर, जो गैस इसके अंदर इस्तेमाल की गई उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो फोर्स करके इसके जिस्म के अंदर जाए, क्योंकि पानी जो होता है वो पानी इंसान के जिस्म को दबाता है। ठीक है, और यही रीजन है कि हम नॉर्मल ऑक्सीजन को या नॉर्मल एयर को इस सिलेंडर में भर के यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल एयर को या नॉर्मल ऑक्सीजन को इस एयर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, या डीप सी डाइवर्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यही बात मैंने सारी यहां पे लिखनी है, जरा गौर कीजिएगा। नॉर्मल एयर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की सेकंड एप्लीकेशन है। सही है, तो नॉर्मल एयर कैन नॉट बी यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स। दे यूज, ये अमूमन इस्तेमाल करते, दे यूज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस विद एन इनर्ट गैस। ये ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को, मतलब ऑक्सीजन गैस प्लस कोई जिस तरह नियोन, मैं सपोज कर लेता हूँ, नियोन वगैरह को मिक्स करके फिर सिलेंडर के अंदर भरते हैं। अब अगली बात सुनिएगा, जो समंदर में हम जब 100 फीट नीचे जाते हैं, 100 फीट के बाद 3 atm प्रेशर बढ़ जाता है। 100 फीट नीचे जाने पे समंदर में तकरीबन 3 atm प्रेशर, मतलब जो हमारे नॉर्मल हवा का प्रेशर से 3 गुना ज्यादा हो जाता है। सही, 3 atm प्रेशर बढ़ जाता है। सही है, अब यही बात मैं यहां पे लिखूंगा, विद every 100 feet depth of the sea, the pressure is increased
बाय 3 atm, और प्रेशर जो होता है ये तकरीबन 3 atm तक बढ़ जाता है। कितने atm तक बढ़ जाता है? 3 atm तक बढ़ जाता है। तो ठीक होगा 3 atm। अब जब 3 atm तक प्रेशर बढ़ता है तो जो सिलेंडर के अंदर जो गैस इस्तेमाल करनी है उसका भी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा 3 atm तक। अब अगर सपोज करो बंदा जाता है, उस बंदे को पता है कि मैंने तकरीबन 300 फीट नीचे जाना है, तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर 9 atm तक बढ़ा के लेके जाना पड़ेगा। जो नॉर्मल एयर है से 9 गुना प्रेशर बढ़ा के फिर उस सिलेंडर के अंदर भरेगा, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने प्रेशर को एडजस्ट करते रहते हैं। सही है, तो यही बात मैं यहां पर लिखने वाला हूं। डीप सी डाइवर्स adjust the pressure of gas, the pressure of gas inside the cylinder, inside the cylinder according to height, sorry according to depth। गहराई के मुताबिक वो प्रेशर को एडजस्ट करता है, कितने फीट नीचे जाना है उसके मुताबिक प्रेशर को एडजस्ट करेगा और फिर सिलेंडर को पीछे बांधेगा फिर जाएगा। सही है, ये है जी हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के 2 एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन मैंने बता दिया है शुरू में ही कि ये अलग अलग बजाते खुद अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जल्दी से इसको देख लो। मैं अब इसको रेज करने लगा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं इसको करने लगा हूँ रेज। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन करेंगे प्लस एक आधी एग्जांपल इसकी लिखेंगे। सही, अगर कोई और चीज़ लिखनी पड़ी तो लिख लेंगे साथ। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है, बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुका है। सही है, ये है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। सही है, क्या हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखने वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। What is the, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन में और इफ्यूजन में क्या फ़र्क है, इस फ़र्क को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। जब फ़र्क की बात आएगी तो आपने करना क्या है कि एक दरम्यान में लाइन लगाओगे, एक साइड में लिखोगे डिफ्यूजन, एक साइड में लिखोगे इफ्यूजन। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे साइड पे डिफ्यूजन, DIFFUSION डिफ्यूजन, और इस साइड पे लिखेंगे इफ्यूजन। ले जी, एक साइड पे डिफ्यूजन, एक साइड पे इफ्यूजन। अच्छा, अब डिफ्यूजन क्या होता है और इफ्यूजन क्या होता है, पहले मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, उसको देखिएगा। मैंने ना एक ये सिलेंडर सा लिया हुआ है, इसमें 2 गैसों को फिल किया हुआ है। एक साइड पर सपोज कर लो जी, सपोज कर लो क्लोरीन गैस है, और एक साइड पे हाइड्रोजन गैस है। मैं सपोज करो ये मुख्तलिफ रंग, मैंने एक साइड से, मैं ये हमारे पास एक सिलेंडर सा है, इसके अंदर ये एक पार्टीशन लगी हुई है। जैसे मैं इस पार्टीशन को यहाँ से निकालूंगा, गैसेज रैंडमली मूव करेंगे। रैंडमली मूव करने के बाद दोनों की दोनों गैसें आपस में मिक्सअप हो जाएंगी। दोनों की दोनों गैसें क्या हो जाएंगी, आपस में मिक्सअप हो जाएंगी और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगी। क्या बना देंगी, होमोजीनियस मिक्सचर। और इसी शय को डिफ्यूजन का नाम दे देते हैं। और इस तरह की डेफिनेशन आपने बेसिकली 9th क्लास में पढ़ी होती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कहते हैं जी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन, मतलब रैंडम मोशन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल का आपस में मिक्स हो जाना, बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। और ये क्या बना दें, होमोजीनियस मिक्सचर बना दें। इस शय को हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल खुद ब खुद आपस में मिक्सअप हो और एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बना दें,
और इस शय को हम नाम दे रहे होते हैं क्या चीज, डिफ्यूजन का। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट डिफ्यूजन क्या होता है, अगर हमारे पास सपोज करो गुब्बारा है, इस गुब्बारे में किसी एक जगह बारीक से सुराख हो जाए तो इसके अंदर जो गैस होती है इस बारीक से सुराख में से इस तरह बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। अब ये जो चीज है, जो गैस के मॉलिक्यूल इस छोटे से सुराख में से ऐसा 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 बाहर की तरफ निकल रहे हैं, इस शय को हम नाम दे रहे होते हैं इफ्यूजन का। क्या नाम दे रहे होते हैं, इफ्यूजन का। और यही बात लिखेंगे, escaping of gas molecule, escaping of gas molecules through tiny hole, एक बारीक से सुराख में से गैस के मॉलिक्यूल का खारिज होने के अमल को थोड़ा टीनी मतलब बारीक से, होल कहते हैं सुराख को, टीनी होल टू द एरिया ऑफ लेसर प्रेशर, और लेसर प्रेशर की तरफ मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है। ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ गैस के मॉलिक्यूल के बारीक से सुराख में से मूव करने के अमल को हम नाम देते हैं लेसर प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। इसको हम नाम दे रहे होते हैं इफ्यूजन का। लो जी, ये हमारे पास डिफ्यूजन की एग्जांपल एंड इफ्यूजन की डेफिनेशन, साथ में डायग्राम बनानी हो तो बेहतरीन बात है, मतलब सबसे बेहतरीन बात है। तो एग्जामिनर को पता होगा कि बच्चों को पता है कि डिफ्यूजन क्या है और इफ्यूजन क्या है, दोनों की डायग्राम भी बनाई हुई है। आप लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। रूम में एयर फ्रेशनर को या फिर अगर आप परफ्यूम लगाओ तो आप एक कॉर्नर में भी एयर फ्रेशनर फेंकोगे तो उसकी स्मेल पूरे कमरे में चली जाती है। हुआ क्या है कि अगर आप एक कोने में भी यहाँ पे एयर फ्रेशनर फेंका तो वो क्या करता है, ऐसा ऐसा मूव करके पूरे कमरे के अंदर फैल जाता है। ये जो फैला है इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो यही इसकी एग्जाम्पल होगी हमारे पास। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये इसकी एग्जाम्पल है क्या, मूवमेंट ऑफ, जैसे स्प्रेडिंग ऑफ सेंड कर लो, बस सिंपल सी बात, स्प्रेडिंग ऑफ सेंट। क्या है जी हमारे पास, स्प्रेडिंग ऑफ सेंट इसकी एग्जाम्पल है। अब इसके बाद आज नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास किसकी, इफ्यूजन की। अगर मैं इफ्यूजन की बात करूं तो हमारे पास सिंपल सी एग्जाम्पल है कि पंक्चर ऑफ टायर, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, पंक्चर ऑफ टायर के पंक्चर होना हमारे पास इफ्यूजन की एग्जाम्पल है। मतलब अब अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में बेसिकली हम तीन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। कितनी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, तीन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन, डायग्राम एंड एग्जाम्पल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अब इसको भी रेज करूंगा। अब नेक्स्ट हम ना दो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये दोनों के दोनों शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये है डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। नेक्स्ट क्या है यहां पे हमारे पास, वो कहेगा स्टेट ग्राहम्स लॉ ऑफ, क्या कहेगा, स्टेट ग्राहम्स लॉ ऑफ diffusion and effusion and give example and give its mathematical form, आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी दें। अच्छा, अब इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात की जाए या फिर हम डिफ्यूजन की बात करें, मैथमेटिकल फॉर्म में एक सिंपल सी बात याद रखिएगा भाई, आप वर्ड यूज़ करने वाला हो डेंसिटी यूज़ कर लो या मोलर मास यूज़ कर लो। डेंसिटी भारीपन को कहते हैं, मोलर मास को कहते हैं। अब हमारे पास ये जो लॉ है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, अब ये लॉ किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ये सिंपल सी बात इसने कही। इसने कहा जी देखो हमारे पास दो तरह गैस के मॉलिक्यूल है, एक गैस का मॉलिक्यूल बड़े साइज का है, एक गैस का मॉलिक्यूल छोटे साइज का है। अगर मैं इन दोनों गैस के मॉलिक्यूल को यहां से छोड़ूं, कौन सा मॉलिक्यूल इस लोकेशन तक जल्दी पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंचना है।
तो इस बंदे ने सिंपल सी बात कही, वो गैस का मॉलिक्यूल जिसका मैस कम होगा वो यहां से यहां तक जल्दी पहुंच जाएगा, और यहां से यहां तक मूव करने की जो सलाहियत है इसको डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जिसका मैस कम उसकी डिफ्यूजन ज्यादा। मैस कम या फिर इसके अलावा आप एक और बात भी कह सकते हैं, इसकी डेंसिटी कम है। इसकी क्या है हमारे पास? डेंसिटी कम है। ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो कम तेजी से मूव करेगा क्योंकि वो खुद भारी है। सही है, तो वो कम तेजी से मूव करते, उसका डेंसिटी ज्यादा होने से रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफियन वो कम होगा। डिफ्यूजन का रेट सही है वो क्या होगा हमारे पास? चलिए मैं यहाँ आर से लिख देता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफियन कम होगा। मतलब अब देखो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफियन, रेट कहते हैं स्पीड को, मतलब स्पीड डिफ्यूजन की या फ्यूजन की, एक जगह से दूसरी जगह पर गैस के मॉलिक्यूल के हरकत करने की जो स्पीड है वो डेंसिटी भी मैस पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन कम होगा। ये ज्यादा ये कम, दोनों का रिलेशनशिप आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यही स्टेटमेंट यहां पे आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट ये स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हरकत करने की सलाहियत है गैस के मॉलिक्यूल की एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की सलाहियत, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर और इफ्यूजन, या फिर अगर बात कर लो इफ्यूजन की, इफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली proportional to square root of density, square root of its density। ये है हमारे पास। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर एफियन रेट क्या है जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब क्या है? अगर इसको मैथमेटिकली लिखूं, मैथमेटिकली, तो हम इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैं सिंपली रिप्रेजेंट करूंगा आर से, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। या फिर इसका एक और भी फॉर्म है जिसे हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। ये दोनों के दोनों मैथमेटिकल फॉर्म सही हैं, दोनों के दोनों मैथमेटिकल फॉर्म सही है। अगला से अब ये बात देखा जाए, जो हल्की गैसेस होती हैं, लाइटर गैसेस हैं, ये ज़्यादा तेज़ी से हरकत करती हैं। सही है, तो ये बात लास्ट में देखो, लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्ट, जो हल्की गैस होती हैं ज़्यादा तेज़ी से हरकत करती हैं। अब इसके बाद एक और भी हमारे पास ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर में। सही है, और एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा गौर कीजिएगा वो क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन लिखूंगा, ये थोड़ा सा कंसेप्टिव क्वेश्चन है लेकिन ये रिलेट करता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन से। सिस्टम सिंपल सा याद रखिएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या मोलर मैस के या डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सिंपल सी बात आपने ज़हन में रखनी है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है पहले नंबर पे, जी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 gas is higher than HCl. Why? HCl why? कि NH3 गैस ज़्यादा तेजी से हरकत करती है बानिस्बत HCl से। आप रीज़न बताओ क्यों, आप रीज़न बताओ क्यों। लो जी, एक तो ये, एक और भी स्टेटमेंट पूछी जाती है, और या फिर लाइटर गैसेस कैन डिफ्यूज मोर रैपिडली। ये भी सवाल है, कैन डिफ्यूज मोर रैपिडली
ज्यादा तेजी से हरकत करती हैं रैपिडली देन हैवियर गैसेज, देन हैवियर भारी गैसेज की निस्बत, हैवियर गैसेज। और आपने बताना जी वाई, ऐसा क्यों है, इसकी रीजन बताओ। तो इसकी रीजन है, आपने ना स्टार्टिंग इसी से करनी, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। यहां स्टार्ट करोगे। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, आगे आपने यहां से लेके यहां तक स्टेटमेंट लिखनी है, सही है। यहां से लेके यहां तक आप क्या लिखोगे, जो 2-3 लाइनें स्टेटमेंट की, ये वाली स्टेटमेंट, ये उठा के यहां पे लिखोगे, मतलब ये वाली स्टेटमेंट को उठा के यहां पे लिखना है। फिर आपने यहां से मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, और इसमें आपका ये साबित हो जाएगा कि जो लाइटर गैसेज के बाद ये वाली बात लिखोगे, लाइटर गैसेज डिफ्यूज फास्टर, डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेज, देन हैवियर गैसेज। अब यहां पे अगर बात करें, अब देखो यहां से हमने एक लॉ के जरिए से इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि ग्राहम लॉ ये कहता है कि जितनी गैस भारी होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। पहले हमने एक जनरल स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने ये बात कही कि लाइटर गैस ज्यादा तेज हरकत करेंगे बनस्पत भारी गैस हो गए। अब हम बात करेंगे ऊपर वाले की। अगर NH3 की बात की जाए, NH3 का मोलर मास होता है, आप निकाल के देख लो, नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन का 14 होता है, NH ये होगा 17, 14 और 3 17, और HCl का मोलर मास होता है 35 36 36.5, ठीक है। अब इसका मास है ज्यादा, ये ज्यादा भारी होती है, इसलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है कम। अमोनिया का मास है कम, इसलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है ज्यादा। सो हम यहां पे यही बात लिखने वाले हैं कि NH3 मॉलिक्यूल हैज लो मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, लो मोलिकुलर मास कितना है, 17 ग्राम पर मोल, एंड HCl मॉलिक्यूल, HCl सॉरी मोलिक्यूल की जगह मोलर मास लिखो, HCl हैज हाई मोलर मास, हाई मोलर मास। और कितना होता है हमारे पास मोलर मास, 36.5 ग्राम पर मोल। और यहां से ये साबित हो गया कि NH3 इज लाइटर गैस, सो इट डिफ्यूज फास्टर। NH3 इज, ये हल्की गैस है, लाइटर गैस, सो इट डिफ्यूज फास्टर, इट डिफ्यूज फास्टर। ये थोड़ा सा लेंथी आंसर है, लेकिन अगर आप ये वाली बात भी लिख दोगे कि हमारे पास NH3 गैस हल्की होती है और HCl भारी होती है, इसलिए NH3 का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, इतनी बात भी आपकी सफिशिएंट है। लेकिन आप अगर लॉ की स्टेटमेंट लिख के फिर ये बात करोगे तो आपकी बात की ज्यादा अहमियत होगी, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। इतने शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पास पेपर में काफी दफा आ चुके हैं, सही है। तो ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में तकरीबन हमने यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8-9 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन सबको स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।